जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आज का प्रश्न थोड़ा हार्ड है, ठीक है ना, इसलिए अभी से संभल जाना और लास्ट में बताना जरूर कि आज आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 8 मार्च, 4 मार्च, 9 मार्च और 1 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा और वाशिंगटन डीसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हेग हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है। तो महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हुगली नदी किस राज्य में बहती है। तो हुगली नदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा, बंगाल, असम और आपका नीचे क्या दिया है? आपका नीचे दिया है कर्नाटक है। तो हुगली नदी किस राज्य में बहती है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हुगली नदी बंगाल में बहती है, ठीक है ना। हुगली नदी किस राज्य में बहती है? तो हुगली नदी बंगाल में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? मणिपुर, असम, केरल और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर इज राइट आंसर। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर की है। देखो नाम से ही लग रहा है, ठीक है ना। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, विश्वभूषण हरिश्चंद्र और थावर चंद गहलोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, ठीक है ना। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और असम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम पूछा जा रहा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो आपका हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में, देखो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लोहाटी, अजय मणिक राव, इंद्र मणि पांडे, दलजीत सिंह चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है?
इसका राइट आंसर अजय अजय मणिक राव हो जाएगा, ठीक है ना। अजय मणिक राव इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डेन्यूब नदी कौन सा शहर स्थित है। डेन्यूब नदी पर कौन सा शहर स्थित है। शंघाई, वियना, कीव और डुंडी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेन्यूब नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो डेन्यूब नदी पर वियना शहर स्थित है, ठीक है ना। डेन्यूब नदी पर वियना शहर स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया। देखो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आप लोग याद कर लेना जितना भी मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का प्रश्न बता रहा हूँ ना। तो देखो 2024 वाला तो एकदम आप लोगों को बार बार देखते रहना है। करंट अफेयर्स का ऐसा प्रश्न होता है, अगर आप लोग याद करोगे तो याद नहीं होगा। अब कौन जाएगा इतना बड़ा बड़ा याद करने यार। लेकिन अगर आप लोग 4-5 बार देख लोगे ना किसी भी प्रश्न को, जैसे आप मान लो सुन रहे हो कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स, अब भारत टैक्स यहाँ पर आ गया कि भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया है। तो जब भारत टैक्स आ गया और इसका राइट आंसर जान जाओगे, आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इंदौर, पुणे, मुंबई और दिल्ली। इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब जब आप लोग को जैसे जहां भी ये प्रश्न दिखेगा कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया, तो आपके दिमाग में आएगा यार भारत टैक्स पीएम नरेंद्र मोदी, जैसे फटाक से आपको आ जाएगा कि हाँ दिल्ली। तो ये याद नहीं किया जाता है, 4-5 बार देख लोगे ना तो ये याद हो जाएगा। कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न 4-5 बार देख लोगे, कितना भी बड़ा रहेगा ना, तो ये आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। शाह आलम, बाबर, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। इसका राइट आंसर बहादुर शाह हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह था। बहादुर शाह सेकेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कुल सदस्य थे। साइमन कमीशन भारत कब आया, बार बार ये पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि साइमन कमीशन में कुल सदस्य थे, कितने सदस्य थे। 5, 16, 7 और 20 है। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। कामरेड, बंगाल गजट, प्रताप और मरातुल अखबार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बंगाल गजट हो जाएगा, ठीक है ना। बंगाल गजट इज राइट आंसर। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का ऐसा राज्य जिनकी सीमा 3 देशों से स्पर्श नहीं करती है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिनकी सीमा 3 देशों से स्पर्श नहीं करती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर आपका मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम इज राइट आंसर। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप लोग पेपर देने जाओगे ना तो 15 का जो जीके का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे अग्निवीर, चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेड माइन हो, चाहे लड़कियों के लिए जो WMP होता है, ये हो, जैसे ये सब का तो मतलब एक ही सिलेबस होता है। तो जब आप पेपर देने जाओगे और 15 प्रश्न उसमें जीके का जो रहेगा ना, मतलब 10 को तो सब लोग करिए देंगे, 12 को मतलब कम ही लोग करेंगे, उसके ऐसे 13 को और कम लोग करेंगे, 14 को और कम लोग करेंगे और 15 को तो एकदम कम लोग करेंगे। और जो लोग 14 को, 15 को, 13 को करेंगे ना, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है। 10 को तो सब लोग कर देते हैं, जो 11 को कर देता है, 12 को कर देता है, 1-2 को अधिक कर देता है, तो उसी का होता है, ठीक है ना। इस पर आप लोग को गौर करना है। तो ऐसा प्रश्न आ जाता है, कोई कोई तो छोड़ना पड़ जाता है, तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। भारत का ऐसा राज्य जिनकी सीमा 3 देशों से स्पर्श नहीं करती है, तो ये मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली संधि है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली संधि कौन सी है।
टोरस जल संधि, बाब अल मंदेव, पाक जल संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका पाक जल संधि हो जाएगा। पाक जल संधि इज राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली संधि पाक जल संधि है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? H2CO, वायु और 3H4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 3H4 हो जाएगा। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? ये शायद आप लोग के सामने अभी ये नया आ रहा होगा, तो इसको देख लेना, ठीक है ना। आसान है, एक बार आप लोग सुन लिए हो तो याद करिए लोगे। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस 3H4 है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस 3H4 है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बास इंडिकस, फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस फैमिलियर्स और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बास इंडिकस हो जाएगा, ठीक है ना। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बास इंडिकस होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, जांघ में, पैर में, नाक में। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो वृक्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है, ठीक है ना। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्यूज तार टांका किसकी मिश्र धातु है? फ्यूज तार टांका किसकी मिश्र धातु है? तांबा व जिंक, लेड व सीसा, टीन व कॉपर, निकिल, तांबा व जिंक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लेड व सीसा हो जाएगा, ठीक है ना। लेड व सीसा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है। तो कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। H2SO4, HNO3, HCl और HF है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल H2SO4 है, ठीक है ना। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल H2SO4 है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर फार्मिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगली बार तो बार बार चींटिये वाला पूछ रहा था। अम्ल से रिलेटेड तो एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। 100, 100, 110% बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करूंगा कि अम्ल से रिलेटेड सारा प्रश्न भी मैं आप लोगों को जैसे ला दूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो यार, एक बार आप लोग मेरा जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करके चेक करना, शायद अपडेट हो गया है, उसके ऊपर मैं एक पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग अपडेट करके देख लेना। जैसे एप्लीकेशन वाले लोग कल हमारे पास मैसेज किए थे कि एप्लीकेशन अपडेट हुआ है, तो आज आप लोग एक बार चेक करके देख लेना। अगर अपडेट हो गया रहेगा ना तो फिर अच्छा अच्छा फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी मेरे एप्लीकेशन को जितने लोग डाउनलोड नहीं किए हो तो मेरे भाई फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ पर नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, ठीक है ना। जैसे ही नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारोगे, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारोगे तो मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। वहाँ से आप लोग को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और जितने लोग अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो ना, खास करके अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर WMP, तो मेरे एप्लीकेशन में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न दिया गया है, अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जीके जीएस कमजोर हो और जीके जीएस की वजह से पेपर ना निकले। आपका जीके जीएस मतलब सारा जीके जीएस वहाँ से फंसेगा, ठीक है ना। करंट के क्वेश्चन भी कुछ डाले गए हैं, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना है और एक बार देख लेना इसको, जो अभी मैं बोल रहा हूँ अपडेट करके देख लेना। बाकी इसके ऊपर मैं पूरा फुल एक वीडियो बनाऊंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति रबड़ किसका बहुलक है। एक सीक्रेट बात बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत जल्द मैं डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूँ, पूरा प्लानिंग चल रहा है जोरों शोरों से। कल मेरा NCCC का पेपर है, NCCC का पेपर देने जाऊंगा, पेपर देकर आऊँगा तो निकल पड़ूंगा घर से रौनक भाई और पहलवान भाई को लेकर, ठीक है ना। देखते हैं कहाँ किस एरिया में मिलता है डिजिटल बोर्ड, उसका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मैं आप लोगों को उसका बताऊंगा प्राइस, तो हालत ख़राब हो जाएगा। 2 लाख रुपया बता रहे हैं सब सिर्फ डिजिटल बोर्ड का, ठीक है ना। 2 लाख रुपया, 2 लाख, सोचो 2 लाख भाई, 2 लाख बहुत ज़्यादा होता है। और ये 2 लाख रुपया डिजिटल बोर्ड का लगा बता रहे हैं सब, तो लोन लेंगे, ठीक है ना। लोन लेंगे और उसी से पढ़ाई बढ़ाएंगे, देखेंगे आगे जो होगा वो देखा जाएगा। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए ज़िंदगी में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा। प्रकृति रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन, ठीक है ना। देखो पूरा मैं लोन नहीं लूँगा, कल मेरे दोस्त लोग जितने भी दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, तो 10-10 हज़ार कुछ लोग दिए, एक दोस्त 10,000, एक दोस्त 15,000, एक दोस्त 10,000, तो ऐसे 40-50 हज़ार हमारे दोस्त लोग कल दिए। और बाकी जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन जो आप लोग 99 रुपया परचेज करते हो तो कुछ पैसा कट जाता है और कुछ पैसा उससे इकट्ठा हुआ है। उसके बाद से फिर अपने घर से, मतलब मैं नहीं मांगना चाहता हूँ, घर से और से नहीं बोला हूँ, कुछ पैसा मेरा यूट्यूब का था पहले का, तो बचा बचा कर मैं रखा था, तो वो सारी चीज़ें जैसे इकट्ठा किया हूँ, कुछ पैसा इकट्ठा किया हूँ और कुछ लोन ले लूँगा, तो इधर दोस्तों का भी मतलब चुकाता रहूँगा और लोन भी चुकाता रहूँगा। एक समय सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड का पूरा पैसा वैसा चुकता कर देंगे, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कड़ को गर्म, हाँ एक बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, मैथ को लेकर आप लोग परेशान हो ना, तो डिजिटल बोर्ड आ जाने दो, मैथ भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा और पूरा एकदम 0 लेवल से, बेसिक से, ठीक है ना। बेसिक से 1-1.5 महीने में पूरा कोर्स हम पूरा करवा देंगे, आज हम बात किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कड़ को गर्म करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो इसका राइट आंसर बढ़ जाती है हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में संक्रमण तत्व आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में संक्रमण तत्व आते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना। डी इज राइट आंसर। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में संक्रमण तत्व आते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उप धातु नहीं है, बोरान, रेडियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, इसका राइट आंसर रेडियम हो जाएगा। रेडियम इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी उप धातु नहीं है, तो रेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 2, 8, 18, 32 है। एकदम आसान है, मैं कई सालों से इसको पढ़ते हुए आ रहा हूँ। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होता है, ठीक है ना। 18 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी आप लोग का सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है और सामान्य विज्ञान का भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ, ठीक है ना। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि ADIJES BDGH, तो इसमें क्या नियम कानून लगाया गया है, थोड़ा देख लेते हैं।
ए है ना, ए आपका 1 नंबर पर आता है ना, डी आपका 4 नंबर पर आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। आई आपका 9 नंबर पर आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है। जे आपका 10 नंबर पर आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। और ये ई दिया है ना, तो बराबर कर लेते हैं। ई आपका कितना नंबर पर? 5 नंबर पर आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। यस आपका 19 नंबर पर आता है कि नहीं आता है? तो बिल्कुल आता है, कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्या देखने को मिल रहा है? देखो साफ साफ देखो, 4 और 1 कितना हो जाएगा? तो 4 और 1 5 ही हो जाएगा। मतलब ए और डी मिल गया है तो ई हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 4 और 1 मिल गया है तो 5 हो गया है। सेम उसी तरह से आई और जे मिलेगा। आई कितना नंबर पर आता है? 10 नंबर पर। और जे आपका नहीं, आई 9 नंबर पर और जे आपका 10 नंबर पर। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो आई और जे मिल गया है तो यस बन गया है। आई जे मिल के 19 हो गया है तो यस 19 नंबर पर आता है। तो आप लोग देख लिए हो ना, ये दूगो जो है वो मिलकर 1 अंक बना रहा है और ये जो दूगो है ये मिलकर 1 अंक बना रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो बी है ना, बी आपका जैसे 2 नंबर पर आता है और डी आपका 4 नंबर पर आता है। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 और 2 6 हो जाएगा। और जी कितना पर आता है? 7 नंबर पर और यच 8 नंबर पर। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 6 पर क्या आता है? 6 पर आपका यफ आता है, 15 पर आपका ओ आता है, ठीक है ना। कितना आता है? 15 आता है। मतलब यफ और ओ हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है? राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर विद्यालय से किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और पश्चिम है। तो इसको आप लोग समझने का कोशिश करना। राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व में है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे ऊपर उत्तर हो गया, नीचे आपका दक्षिण हो गया, इधर आपका पूरब हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया, ठीक है ना। इधर आपका उत्तर पूरब हो गया, ठीक है ना। उत्तर पूरब क्या हो गया? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब आपका हो गया। और इधर आपका क्या हो गया? इधर आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व में है। राहुल का जो विद्यालय है ना, यहाँ पर राहुल का घर हो गया और उसका विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व में है, इधर है, ठीक है ना, उत्तर पूर्व में। फिर बोला है कि तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है? तो इसका विद्यालय मान लो यहाँ पर है, तो इसका घर इस दिशा में है ना, मतलब इस दिशा में है ना। तो इस दिशा में आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध किससे है? धन, रंजक, मुद्रा और धातु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर धातु हो जाएगा। स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, उसी तरह से सिक्के का संबंध धातु से है। आपका नेक्स्ट है कि 12 अनुपात इतना 67 और समानुपात 16। तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा? तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका 91 हो जाएगा, ठीक है ना। 91 इज राइट आंसर। इसको कैसे किया गया है आप लोग हल करके बताना। कभी भी मैं ऐसा सवाल आप लोगों को नहीं दिया हूँ, तो देखते हैं आप लोग कैसे कैसे दिमाग लगाते हो। 91 कैसे आ रहा है हल करके बताना। मैं आज देख लूँगा आप लोग किस तरह से हल करके बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है हवाई जहाज और आकाश है। जिस तरह हवाई जहाज का संबंध आकाश से है, उसी तरह से इनमें से किसका संबंध किससे सही बैठता है? गाड़ी का सड़क से, उसके बाद से तुर्की का गीत से, सैनिक का सेना से, पुस्तक का प्रिंटर से। तो इसका राइट आंसर आपका गाड़ी से सड़क से हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह हवाई जहाज का संबंध आकाश से है, उसी तरह से गाड़ी का संबंध सड़क से है। अभी आप लोग का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। नहीं, अभी आपका 35 प्रश्न समाप्त हो चुका है। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।